इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है रेनाइजेंस, या टिपिकल इंग्लिश टोन में बोलना है तो रेनेसां। इसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली रेनेसां का मतलब क्या होता है और ये कब आया था, ये टाइम पीरियड क्या था, इसके फीचर्स क्या हैं और ये इटली में ही क्यों ओरिजिन था इसका रेनेसां मूवमेंट का, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा यूरोप में और बाकी दुनिया पे, ग्लोबल इवेंट्स एंड पर्टिकुलरली इंडिया। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ये हुआ कब था एग्जैक्टली रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट? ये इसका टाइम पीरियड था 14 to 16 सेंचुरी ऑफ यूरोप। ये एग्जैक्टली इसका मतलब होता है रेनेसां का रिबर्थ। लेकिन यहाँ पे रिबर्थ किस चीज़ का हो रहा है? रिबर्थ ऑफ क्लासिकल एज। ये क्लासिकल एज क्या था यूरोप में? इसको बोलते हैं 600 BC से 300 AD तक। ये क्लासिकल एज था यूरोप का, जिसमें बहुत सारे ये ग्रेट पर्सनालिटीज हुआ करते थे, जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, जिन्होंने ग्रेट आइडियाज दिए थे। उस समय इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को बढ़ाया था, फिलोसफिकल थ्योरीज दिए थे बहुत सारे। तो इसमें बहुत सारे ये क्रिएटिव चीज़ें भी हुई थी इस टाइम पीरियड में, क्लासिकल एज जो बोला जाता है। पर इसके बाद 300 AD के आसपास रोमन एम्पायर गिर चुका था। इसकी जगह कैथोलिक चर्च आ गया था पावर में। रोमन एम्पायर गिरने के बाद कौन सा एम्पायर आया? बाइजेंटाइन एम्पायर, जो इन्फ्लुएंस में था कैथोलिक चर्च के। तो पहले जो बातें हो रही थी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की, रेशनलिज्म की, क्वालिटी ऑफ इंक्विजिटिवनेस की, इंक्वायरी की, अब वो इसके जगह ले लिया था कैथोलिक चर्च के। सोल के बारे में बातें होने लगी, गॉड के बारे में ज़्यादा बातें होने लगी, ऑर्थोडॉक्सी आ गई पूरी, हेल हेवन की बातें होने लगी। मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बातें ही नहीं कर रहा है, भगवान के बारे में ही सब बात कर रहे हैं, नर्क और स्वर्ग के बारे में डिबेट्स हो रही हैं। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सब मिट चुका था ये पीरियड में। तो ये कैथोलिक चर्च का जो डोमिनेंस पीरियड था, ये 300 AD से लेके अराउंड 1300 AD था, 1000 साल। इसको बोलते हैं डार्क एज ऑफ यूरोप। इसमें कुछ भी आर्ट, लिटरेचर, साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसमें बस सब अपने भगवान के बारे में बात कर रहे थे कि आत्मा क्या होती है, भगवान क्या होता है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। तो इसलिए इस जो पीरियड है इसको डार्क एज बोलते हैं, 300 AD से 1300 AD तक। इसके बाद डार्क एज के बाद जो समय आएगा उसमें रिबर्थ होगा ऑफ क्लासिकल एज, और इसका टाइम पीरियड था 600 BC से 300 AD के आसपास, जो क्लासिकल एज था। पर जो रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो क्लासिकल एज का रिबर्थ हुआ, ये था 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके फीचर्स क्या हैं। इवेंट तो हमने देख लिया, ये टाइम पीरियड है, और व्हाट इधर देखा हमने एग्जैक्टली क्या था ये रेनेसां मूवमेंट। इसमें बहुत सारे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का रिबर्थ होगा क्लासिकल एज का। इसकी एग्जैक्टली अब हम फीचर्स देखते हैं क्या है रेनेसां मूवमेंट का। ये ट्रांजिशन लाया था यूरोप के सोसाइटी में, मिडीवल सोसाइटी एक मॉडर्न एज में अब एंटर कर रही थी। और यहाँ पे जो नए नए इंटेलेक्चुअल्स आए, जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, ये लिख देता हूँ मैं, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे शेक्सपियर, डांटे, मिचेलेंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, बहुत सारे लोग आए इसमें इंटेलेक्चुअल्स। इन्होंने चैलेंज किया ऑथोरिटी ऑफ द चर्च को, और एक इंक्विजिटिव थिंकिंग, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लाया लोगों में।
इंक्वायरी की स्पिरिट लाया उन्होंने कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, भगवान के नाम पे सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर लो। ह्यूमैनिटी, रेशनलिज्म, ये सब जो नई थिंकिंग थी, नए थॉट्स थे, वो आए। साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर की गई इसी वजह से। जब आप किसी चीज़ को इंक्वायरी की स्पिरिट लाओगे अपने अंदर, आप किसी चीज़ को क्वेश्चन करोगे, तो उससे नई नॉलेज जनरेट होगी, वही साइंटिफिक इन्वेंशन जनरेट करेगा। आप चर्च में उसकी किताबी बातों को कि बाई वर्ड आपको एक्सेप्ट कर लेना है, वो नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, रेशनलिज्म पे भी भरोसा करना है, लॉजिक पे भरोसा करना है, तो उससे साइंटिफिक इन्वेंशंस होंगे। साइंटिफिक इन्वेंशंस क्या हुए थे? जैसे स्पिनिंग जेनी का बारे में सुना होगा आपने, जेम्स हारग्रीव्स ने जो इन्वेंट किया था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का किया था इन्वेंशन, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए थे। इसी के साथ ह्यूमैनिटी पे फोकस आया है कि इंडिविजुअलिज्म पे, कि ह्यूमन को अपना वेलबींग पे सोचना है। पहले पहले हेल्थ ह्यूमन की बात नहीं करनी है, पहले खुद के बारे में सोचना है। ये हमने देख लिया फीचर्स। अब बात यह है कि इटली में ही क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इटली की जो ज्योग्राफी है वो एक नेचुरल गेटवे है यूरोप में जाने का। यहाँ से हम जब आते हैं मेडिटेरेनियन सी में, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर से, तो ये यूरोप, इटली है वो यूरोप का एक नेचुरल गेटवे बनता है, जहाँ से लोग आते थे रोमन एम्पायर में। तो इसकी ज्योग्राफी है जो एक नेचुरल गेटवे बनाती है अंदर घुसने के लिए। यूपीएससी का क्वेश्चन भी है इसमें कि वाई रेनेसां मूवमेंट स्टार्टेड इन इटली। तो इसी के देख रहे हैं रीजंस क्यों इटली में ही स्टार्ट हुआ। तो ज्योग्राफिकल रीजंस देख लिए। दूसरा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। वहाँ पे वेटिकन सिटी थी, वहाँ पे ये ऐसे नए आइडियाज थे, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को उसको एक्सेप्टेंस मिल रहे थे। और ट्रेड लिंक्स था यहाँ पे बहुत सारा। जो यहाँ पे पोर्ट्स थे वहाँ से ट्रेड होता था, और ट्रेड से क्या होगा? कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज होगा तो मतलब आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, उससे न्यू नॉलेज जनरेट होगा, उससे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डेवलप होगी। और कुछ ऐसे सिटीज़ थे यहाँ पे जहाँ पे आर्ट और न्यू आइडियाज़ फ्लरिश हुए। जैसे देख सकते हैं हम रोम, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस। वेनिस आपने सुना भी होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी में शेक्सपियर के। शेक्सपियर इसी टाइम में थे, एज ऑफ रेनेसां में। जो आर्ट लिटरेचर नया आ रहा था, जहाँ पेट्रोनाइजेशन था, इसी में शेक्सपियर भी थे। लियोनार्डो डा विंची का जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो भी इसी समय बना था। बहुत सारी स्कॉलरली एक्टिविटीज़ हुए मतलब यहाँ पे इटली में। इसका तो पहले ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, उसके ट्रेड लिंक्स, सिटीज़, और कुछ वैसे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे ऑलरेडी जिन्होंने इस रेनेसां मूवमेंट को डेवलप किया और आगे बढ़ाया। अब देखते हैं एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था रेनेसां मूवमेंट का। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम इन जनरल देखते हैं, हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव है तो कहीं पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हम बस इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पे। इसका इम्पैक्ट क्या था कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सब जो डेवलप हुआ है, साथ में एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी भी लोगों की डेवलप हुई। इंडिविजुअलिज्म आने लगा, ह्यूमनिज्म आने लगा, लोगों की डिग्निटी, अचीवमेंट को वैल्यू करना है, रैशनैलिटी, रीजंस के बारे में बात होने लगी। वही चीज़ें हैं जो हमने देखे हैं अभी। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ रही है, लॉजिकल चीज़ें सोच रहे हैं लोग। तो इसी में आता है डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। लोग निकल गए हैं अपनी नाव लेके देखने के लिए कि दुनिया कैसी दिखती है। वहीं पे कोलंबो ने अमेरिका खोज दिया। ढूंढने तो निकले थे वो इंडिया, पर अमेरिका मिल गया। फिर वास्को ड गामा ने इंडिया खोजा। और इन सब चीज़ों के बीच जब साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं और इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी पे, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट पे, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जा रहा है, तो उस समय सोसाइटी मटेरियलिस्टिक हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक हो गई थी। और तब डिमांड स्टार्ट हुआ बहुत सारे नए गुड्स का। आप खुद पे ध्यान दे रहे हो तो आपको कपड़े अच्छे चाहिए, जूते चाहिए, सेल्फ ग्रूमिंग चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, वर्ल्ड के क्विज़न्स चाहिए। तो डिमांड जब होने लगी तो प्रोडक्शन का मेथड था वो चेंज होने लगा। प्रोडक्शन मेथड चेंज होने लगे। प्रोडक्शन मेथड चेंज होने लगा मतलब मशीन्स आने लगे, फैक्ट्री सेटअप होने लगी। तो इससे हुआ कि मास प्रोडक्शन होने लगा फॉर टू केटर द डिमांड्स ऑफ द पीपल। मास प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो प्रॉफिट भी होगा। जो लाला बैठा है फैक्ट्री के अंदर, जो मालिक है, तो ये इसको प्रॉफिट और बढ़ाना है। तो इससे जन्म हुआ एक नया थॉट का, कैपिटलिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट थॉट था जो एक दुनिया को चेंज करने वाला था आने वाले कुछ सेंचुरीज में। कैपिटलिज्म और प्रॉफिट है। अब इतने लोगों में तो डिमांड तो एक लिमिटेड है। यूरोप में मास प्रोडक्शन चल रहा है और बढ़ ही रहा है फैक्ट्रीज में, तो उन्हें अब चाहिए न्यू मार्केट जहाँ पे सामान बेच सकें और ढेर सारा पैसा कमा सकें। तो यहाँ पे जो नई लैंड्स की डिस्कवरी हुई थी, अमेरिका, इंडिया, ये नए मार्केट्स बनेंगे अब। तो यहाँ पे सामान बेचने के लिए तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस डालना पड़ेगा अपना। इसी इन्फ्लुएंस से फिर एक नया थॉट, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है, इम्पीरियलिज्म। जहाँ पे ये पावर्स, यूरोपियन पावर्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे फॉरेन इकोनॉमी को। ये फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ के लोगों पे को इन्फ्लुएंस करेंगे ब्रिटिश गुड्स लेने के लिए। और इससे भी एक कदम आगे चल के जब पूरा मार्केट ही अपने कब्जे में लेना है तो वो कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे इन नए लैंड्स को। कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर देख रहे हैं आप कि डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड से मिला, हमें नया मार्केट मिल गया। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी थी, डिमांड हो ज़्यादा था, प्रोडक्शन मेथड चेंज हुए, फैक्ट्रीज आई, मास प्रोडक्शन हुआ, जिससे कैपिटलिज्म आया, प्रॉफिट चाहिए। और नए जो लैंड्स मिले थे वहीं पे सामान बेच रहे हैं, उससे इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म आया। इन सब के बीच में जो ह्यूमैनिटी वाली नई थॉट्स जो आए थे, ह्यूमैनिज्म, रेशनलिज्म, लॉजिक, उससे फिर स्टार्ट हुआ रिफॉर्मेशन मूवमेंट का भी। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ये हुआ था टिपिकली 1517 में स्टार्ट और चला अराउंड 600 AD तक। और उसके प्रोपोनेंट कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, वो आएंगे 450 साल बाद 20th सेंचुरी में सिविल राइट्स मूवमेंट में। ये मार्टिन लूथर किंग है जिन्होंने आवाज़ उठाई प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। फिर यहीं से डिवाइड हो गया क्रिश्चियनिटी दो सेक्ट्स में। एक तो वो पहले से चला आ रहा था कैथोलिक चर्च जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस में बिलीव करती थी, और एक जो यहाँ पे नया सेक्ट बना, प्रोटेस्टेंट्स।
ये प्रोटेस्ट कर रहे थे चर्च के ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे प्रोटेस्टेंट बन गया। ये प्रोटेस्ट करने वाले थे, इनके नए वर्क एथिक्स थे। ये रेशनल और लॉजिक पे ज़्यादा भरोसा करते थे। रेशनल लॉजिक होना चाहिए वो हर चीज़ों में। ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर दैन डिविनिटी। इंसान बड़ा है भगवान से। मानवता ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है, इनका ये मानना था। और ये हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इन्हें हार्ड वर्क करना है, तो ये जो हार्ड वर्क इनके एथिक्स में थी, ये फ्यूल किया और ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये कुछ नहीं है, ये जो मास प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया फैक्ट्रीज मशीन्स के थ्रू, यही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो फ्यूल किया प्रोटेस्टेंट एथिक्स के वजह से। अब हम देखते हैं इसका ग्लोबल इवेंट्स पे क्या असर पड़ा। ग्लोबल इवेंट्स में अगर हम देखेंगे रफली, तो ये नए रिवॉल्यूशंस को एक आइडिया दिया, एक एनर्जी दिया, एक थॉट का बेस दिया कि आपको सोचने में मजबूर किया, जिससे फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इसका एक ये फिलोसॉफिकल बेस प्रोवाइड किया, ये रिनाइसेंस मूवमेंट। और इसी के साथ फ्यूडलिज्म मूवमेंट, नॉट मूवमेंट, फ्यूडलिज्म सिस्टम ये ख़त्म होने लगा, क्योंकि मार्केट सिस्टम आ गया, एग्रीकल्चर सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ज़मीन से बस खेती करके वहाँ से टैक्स कलेक्शन करने वाला काम नहीं चल रहा है। अब मार्केट आ चुका था, मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है, फैक्ट्रीज बन चुके हैं। और इसके साथ ही जो एक लिटरेचर, आर्ट्स और लॉजिक, इसका जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ रेनेसां मूवमेंट में, वो नेशनलिज्म को प्रमोट किया, राष्ट्रवाद। लोग आपस में एक दूसरे को एक शेयर्ड वैल्यूज के सिस्टम के थ्रू देखने लगे। दे शेयर सेम वैल्यूज, दे आर कॉमन पीपल दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। तो इससे नेशन स्टेट्स का बर्थ होने लगा। साथ में हम कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये तो देख ही लिए हम। साथ में एक और जो इसका इम्पैक्ट हुआ रेनेसां मूवमेंट का, रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, वो था कि मोनार्क सिस्टम जहाँ भी थी, मोनार्क सिस्टम उसका डिमाइज होने लगा, बहुत जगह कम हो गया। कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो मोनार्क सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम होने लगा, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म की आइडिया आने लगा। सेकुलरिज्म पे फोकस होने लगा, चर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं था। लोग सेकुलरिज्म पे ध्यान दे रहे थे, डेमोक्रेसी पे ध्यान दे रहे थे कि लोगों का रूल होगा, कोई राजा रूल नहीं करेगा हम पे, रिपब्लिक नेशंस बनेंगे, रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ पे। तो मोनार्क सिस्टम कम होने लगा, नेशनलिज्म का डेवलप हुआ, जिससे नेशन स्टेट्स बने। फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था क्योंकि मार्केट इकोनॉमी आ गया। बहुत सारे रिवॉल्यूशंस का थ्योरेटिकल बेस बनाइए। साथ में इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा इसका, यहाँ पे वही देखा हमने, कॉलोनाइजेशन हो गया इंडिया का। अब ये तो नेगेटिव था, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ आ रही है तो साथ उसको अपोज करने के लिए भी साथ में कोई चीज़ आएगी, जैसे नेशनलिज्म। बाकी जगह जैसे नेशनलिज्म आया, इंडिया में नेशनलिज्म आया। वहाँ पे जो रेनेसां मूवमेंट में जो नए लिटरेचर लिखे गए, लॉजिक पे, रेशनलिज्म पे, ह्यूमैनिटी पे, सेकुलरिज्म पे, वो एक नेशनलिज्म की भावना को पैदा किया। साथ में जो आर्टलेट था वहाँ का, लियोनार्डो डा विंची के, मिचेलेंजेलो के, तो वो इंस्पायर किया राजा रवि वर्मा को बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट सेटअप करने में। और साथ ही जो हमारा 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट्स हुआ था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स,
जिसमें ये राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, D.K. कर्वे थे। उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स इसी से इंस्पायर होके यूरोपियन रेनेसांस से इंडियन रेनेसांस मूवमेंट स्टार्ट किया। जो सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स था यहाँ पे इंडिया का, उसी को बोलते हैं इंडियन रेनेसांस मूवमेंट। तो हमने क्या देखा कि रेनेसांस एग्जैक्टली क्या है? रिबर्थ ऑफ क्लासिकल एज यूरोप में। वो कब था? 600 BC से 300 AD तक। इसे क्यों क्यों कहते हैं क्लासिकल एज? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे थे, कुछ इंटेलेक्चुअल से, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। उसके बाद 1000 साल का डार्क एज आ गया था बाइजेंटाइन एम्पायर से। रोमन एम्पायर गिर गया था, बाइजेंटाइन एम्पायर आया, कैथोलिक चर्च का डोमिनेंस हो गया, जहाँ पे भगवान की ज़्यादा बात होने लगी, हेलेवन का बात होने लगा, आत्मा की बात होने लगी। तो ये 14th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा ये रेनेसांस मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल लोग आने लगे हैं। शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। फीचर्स क्या थे? ट्रांजिशन हुआ मिडिवल से मॉडर्न एज में, चैलेंज किया चर्च की ऑथोरिटी को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया, रेशनलिज्म, लॉजिकल बातों पे ध्यान दिया गया, साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, स्पिनिंग जेनी बाय जेम्स हारग्रीव्स, स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट, ह्यूमैनिटी पे फोकस किया गया, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया। साथ ही हमने देखा इटली में ही ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट सिटीज़ थे जहाँ पे पैट्रोनाइज किया गया इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को। वहाँ पे आर्ट, न्यू आइडियाज़, लिटरेचर डेवलप हुए हैं। मोनालिसा की पेंटिंग भी लियोनार्डो ने वहीं बनाई, इटली में ही। और पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला वेटिकन सिटी से। उसका जोग्राफी ऐसा है कि नेचुरल गेटवे है वो यूरोप में जाने का। ट्रेड लिंक्स थे वहाँ पे, कल्चरल एक्सचेंज होने लगा। कल्चरल एक्सचेंज हुआ तो न्यू नॉलेज डेवलप हुआ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आई। इम्पैक्ट क्या हुआ इस पर? आर्ट, लिटरेचर, साइंस आया, नए थॉट्स डेवलप हुए हैं, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, इंडिया हुआ, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई थी, डिमांड बढ़ा तो मशीन्स से प्रोडक्शन होने लगा, मास प्रोडक्शन हुआ, नई मार्केट की ज़रूरत थी, प्रॉफिट आ रहा था, तो कैपिटलिज्म का बर्थ हुआ यहाँ पे, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। तो जो नए लैंड्स मिले थे वहाँ पे उसको मार्केट बनाया गया। इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का जन्म हुआ इसी तरह। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इवेंट्स पे क्या हुआ? रिवॉल्यूशंस को इसने फ्यूल किया, थ्योरेटिकल बेसिस बना उसका, फ्यूडलिज्म ख़त्म होने लगा, मार्केट इकोनॉमी आ गई थी इसलिए हुआ। नेशनलिज्म का थॉट आगे बढ़ा, नेशन स्टेट्स का जन्म हुआ, मोनार्क सिस्टम कम होने लगा, क्योंकि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ आ गया था। इंडिया पे हुआ कि कॉलोनाइजेशन हो गया मार्केट बनाने के लिए। राजा रवि वर्मा ने बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट इस्टेब्लिश किया, नेशनलिज्म आया यहाँ पे। नेशनलिज्म की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई, तभी लोग एकजुट होने लगे अंग्रेज से लड़ने के लिए। साथ में सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट जो आया, जिसको इंडियन रेनेसांस मूवमेंट कहते हैं।